हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म केम इन यूरोप, कैसे राष्ट्रवाद यूरोप में आया। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको यूरोप लगभग पूरा घुमा चुकी हूँ। आपको अच्छे से जमकर मजा भी आया होगा और आपने टॉपिक्स को समझा भी होगा। ठीक है, हमने कभी ब्रिटेन को घूमा, कभी हमने इटली घूमा, कभी हमने जर्मनी घूमा और कभी फ्रांस को घूमा। हमने अलग अलग आइडियोलॉजीज को समझा कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, क्या चाहते हैं, लिबरल क्या चाहते हैं, मिडिल क्लास क्या चाहती है। वियना कांग्रेस हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा रोमांटिक फिलॉसफी के बारे में कि बिना लड़ाई झगड़े के भी राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म लोगों में भरा जा सकता है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन हमने पढ़ी। एक्चुअली चैप्टर में है क्या, चैप्टर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दैट टाइम पीरियड इन 18th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम, राजाओं के अंदर थी। और लोगों में क्या आ रहा था, एंथुजियाज्म, किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए, नेशन स्टेट बनना चाहते थे। तो क्या हो रहा था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम वर्सेस नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी। जो रेवोल्यूशनरीज हैं और नेशनलिस्ट हैं, वो लड़ झगड़ कर क्या चाह रहे हैं, ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम को तोड़कर मरोड़कर अपनी कंट्री से फेंकना चाहते हैं और नेशन स्टेट बनना चाहते हैं जहां पर सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिले। आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये पहला भी है इस वीडियो के, लास्ट भी। इस वीडियो के बाद आपका नेशनलिज्म चैप्टर यूरोप को लेकर पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बल्कन बताऊं, छोटी सी स्टोरी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझना पड़ेगा नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है। देखें क्या होता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सी, नेशनलिज्म अच्छी बात होती है। अगर एक बार नेशनलिज्म फीलिंग लोगों में आ जाए, किसी कंट्री के लोगों में, तो वो यूनाइट हो जाएंगे एंड दे वांट व्हाट, नेशन स्टेट बनाना चाहेंगे जहां पर सब लोगों को बराबरी का मौका मिले। तो नेशनलिज्म अच्छी बात हुई, ठीक है। लेकिन इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म खराब बात होती है। जब एक इंपीरियलिज्म क्या होता है, जब एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को, वीक कंट्री को हरा देती है और उसके जो रिसोर्सेस होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करती है और विशाल बन जाती है और बड़ी पावर बन जाती है। ठीक है, फाइन एग्जांपल सोचो तो, इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, ब्रिटिशर्स बिकेम आवर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड फॉर 200 ईयर। 200 सालों तक उन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, उन्होंने हमें हराया। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो नेशनलिज्म को फॉलो करते थे या इंपीरियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को, वो एक बड़ी एम्पायर थे और उन्होंने इंडिया को हराया और यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करा अपने बेनिफिट्स के लिए। आया या नहीं आया, सीधी सी बात है, बड़ी कंट्री बिग पावर, छोटी कंट्री वीक कंट्री को हरा देती है और उसके रिसोर्सेज को यूज करती है और विशाल बन जाती है, और जो हारी कंट्री है उसका बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, तो आपको इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बल्कन के ऊपर। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कन। इट मींस 1871 में यूरोप का एक हिस्सा है बल्कन, वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। ऐसा क्या हो गया कि बल्कन में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। सिर्फ हमें इस बात को यहाँ पर खोजना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सी देखें बल्कन का क्या हाल है, कैसे ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली वो है। बल्कन वाज अ रीजन ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग, यानी जो बल्कन है ना यूरोप की ये जगह, यहाँ पर बेटा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको 9th और 10th क्लास के सोशल साइंस के नोट्स चाहिए या आपको 11th और 12th क्लास के हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए, तो फिर आप मेरे नॉलेज हब ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। आप यहाँ से इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है नोट्स में, आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो स्टडी का जो पूरा रास्ता है वो बहुत आसान होने वाला है। आप वीडियोस को देखते रहो, नोट्स को पढ़ते रहो और खुश रहो, और आपका एग्जाम अपने आप बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है एथनिक ग्रुप्स को लेकर। इट मीन्स जो लोग वहां पे रहते हैं कल्चर वाइज बहुत डिफरेंट हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो बल्कन जगह है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, एक जैसे कॉमन लोग नहीं रहते, एक जैसा कल्चर फॉलो नहीं करते। आ गया,
बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो इट इज अबाउट बल्कन की डाइवर्सिटी है कल्चर को लेकर और ज्योग्राफी को लेकर, प्लस मॉडर्न डे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैक्डोनिया, प्रोटिया और ये सारे रीजन, इट मीन्स ये सारे रीजन आज मॉडर्न डे में इंडिपेंडेंट है यूरोप के अंदर। और अब आप सोच के देखो इन दैट टाइम पीरियड ये सारे रीजन, ये सारे एरिया किस में आते थे? बल्कन में। तो बल्कन कितना विशाल रहा होगा, कितना बड़ा होगा। समझ में आया? ये सारे एरिया जो आपके सामने दिख रहे हैं ये बल्कन के अंदर आते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाव्स कौन होते हैं? दोज लिव इन बल्कन। आप भारत में रहते हैं इसलिए आपको भारतीय कहते हैं, और जो लोग बल्कन में रहते थे उनको क्या कहते थे? स्लाव्स। समझ में आ गया आपको? सिंपल है। अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। 200 ईयर, 200 सालों के लिए आप किसके अंडर कंट्रोल थे? ब्रिटिशर्स के ना। बस इसी तरीके से बल्कन का बहुत बड़ा हिस्सा, ज्यादातर लगभग हिस्सा किसके हाथ में था? किसने कंट्रोल कर रखा था? ऑटोमन एम्पायर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। जब रोमांटिक ये फीलिंग पूरे यूरोप में फैली ना कि हाँ नेशनलिज्म लेकर आना है हमें, और राष्ट्रवाद की भावना फैल गई सब में बिकॉज ऑफ रोमांटिज्म। ठीक है, तो इस रोमांटिक फिलॉसफी ने बल्कन के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, है ना? आप किसी ना किसी चीज से प्रभावित होते हैं और फिर वैसा ही फॉलो करने लगते हैं। तो जब रोमांटिज्म पूरे यूरोप में फैला तो उसने बल्कन के लोगों को भी इंस्पायर कर दिया, और नाउ दे रेडी टू फाइट विद ऑटोमन एम्पायर एंड बिकेम व्हाट? इंडिपेंडेंट कंट्री। अब बल्कन ऑटोमन एम्पायर से आजाद होकर अलग इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। समझ में आ गया कि बल्कन एक जगह है यूरोप में है, और जो ऑटोमन एम्पायर है उसने उसको कंट्रोल कर रखा है, लेकिन अब बल्कन उससे अलग होना चाहते हैं, डिसइंटीग्रेट होना चाहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अबाउट बल्कन। इमेजिनेशन करते रहो, सोचते रहो, इमेजिनेशन से वो दिमाग से कहीं नहीं जाती स्टोरी। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा? देखो 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर है वो पूरी कोशिश कर रही है, इंटरनल रिफॉर्म कर रही है, मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बल्कन को अलग नहीं होने देना चाहती। जैसे ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश करी, जब हमने सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, बहुत कुछ किया और संघर्ष करके इनसे अलग हुए, तो ब्रिटेन ने एकदम हमें फ्री कर दिया कि हाँ जाओ आजाद हो जाओ। कोशिश करी ना कि ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल हम रहे। तो जो ऑटोमन एम्पायर है उसने भी पूरी कोशिश करी, जब बल्कन अलग होना चाहते हैं लड़कर, तो ऑटोमन एम्पायर कोशिश कर रहा है कि बल्कन उनके अंडर ही रहे। इसके लिए वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, प्लस वो इंटरनल रिफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, बट दे गॉट लिटिल सक्सेस, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। समझ में आ गया क्या हो रहा है? बल्कन वर्सेस ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर बल्कन इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और क्यों होना चाहता है? देखो, बल्कन ट्राई टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। हम अंग्रेजों से क्यों अलग होना चाहते थे? रहने देते, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने रहते, लेकिन हम पहले से आजाद थे ना, तो खून में आजादी थी कि भाई हम क्यों किसी के गुलाम रहे। तो इसी तरह बल्कन वांट टू गेट बैक देयर लॉस्ट इंडिपेंडेंट। उन्हें ये बात का विश्वास था कि ऑटोमन एम्पायर से पहले वो आजाद थे, तो उन्हें आजाद ही होना है। ठीक है, इसलिए वो लड़ रहे हैं किससे? ऑटोमन एम्पायर से। द बल्कन स्टेट्स वर फ्रीली jealous टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एंड बिकम बिग पावर। देखो, मैंने कहा बल्कन में बहुत सारी जगहें एक साथ आती थी, बहुत सारी टेरिटरी थी, इंटरनल आपस में ना जूझ बाजता रहता था। इट मींस आपस में लड़ते रहते थे, है ना? आपस में खूब लड़ते थे। क्यों? एक दूसरे को हराकर एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करना चाहते थे और बड़ी पावर बनना चाहते थे। तो जो बल्कन की इंटरनल टेरिटरीज हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जेलस रहते हैं, एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे के हिस्सों पे कब्जा करना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपस में ही लड़ रहे हैं, प्लस ईच रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी। अब ये बड़ी है पावर, रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रो हंगरी है। अब आप ये सोच के देखो, एक मुसीबत टली है क्या? एक, बल्कन को ऑटोमन एम्पायर से अलग होना है। दूसरा, बल्कन में जितने भी एरिया हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में क्यों? एक दूसरे के हिस्से पे कब्जा करके बड़ी पावर बनना चाहते हैं। और तीसरी मुसीबत, जो यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्री हैं, बिग पावर्स हैं, वो भी आंख गड़ाकर बैठी हुई हैं, उन्हें भी बल्कन चाहिए। सबको बल्कन चाहिए। ऐसी क्या आफत आ गई, कोई और जमीन ले लेते। बेटा, बल्कन बहुत रिच रिसोर्सफुल कंट्री थी,
और अगर ऐसी जगह पर कोई कब्जा कर ले तो उसकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर बढ़ी या घटी? बिल्कुल बढ़ेगी और हर कोई क्या करना चाहता है? बिग पावर बनना चाहता है। तो ये जो बिग पावर बनने की होड़ है ना, इसने बल्कन को बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दिया। इस जगह को लेके सब खींचा-खींच लगे हुए हैं, है ना? उसके इंटरनल जो टेरिटरीज़ हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? और प्लस जो बिग पावर्स हैं यूरोप में वो लड़ रहे हैं, वो एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों? उन्हें भी बल्कन पे कब्जा चाहिए। आया? This led to the series of the war into region and the final the First World War. लगातार बड़ी कंट्रियां इंटरनल टेरिटरीज ऑफ बल्कन आपस में लड़ते रहे एंड सीरीज ऑफ वॉर टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर। आज आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। ठीक है, समझो। 4 सालों के लिए चला, 1914 से लेकर 18 के बीच में चला बेटे। और बहुत यूरोप की लगभग सारी कंट्रियां इस मैदान में कूद गईं। क्यों? रातों रात सबको दौरा पड़ गया कि सुबह उठे कि भाई हमें लड़ने जाना है? नहीं, हर किसी को बिग पावर बनना था। पहले से छोटे-छोटे मुद्दों पर आपस में लड़ रहे थे, एक-दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा कर रहे थे, किसी ने किसी को हरा दिया, किसी ने किसी को। और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया बल्कन, इमीडिएट कॉज़, क्योंकि हर कोई बल्कन पर आँख गड़ाए हुए बैठा था, हर किसी को वो चाहिए था। वो तो समझ लो सबसे बड़ा सोने का मटका पूरे यूरोप में कि ये तो मैं ही लूँगा, कि सबसे बड़ी पावर मैं बन जाऊँगा अगर बल्कन मेरे हिस्से में आ गया तो। समझ में आया? तो बल्कन को लेके सारी कंट्रियाँ लड़ी और बाद में यूरोप को क्या फेस करना पड़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। बहुत नुकसान हुआ, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमारा यूरोप का चैप्टर पूरा अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने फ्रांस से शुरुआत करी, फ्रेडरिक सरायू की पेंटिंग को अच्छे से समझा था और हम बल्कन तक आए। अगर आप पूरे वीडियोस को चेन में देखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे आप भूल जाओ। और सिर्फ इमेजिनेशन में रहना, रटना नहीं है, और आप सिर्फ इनको समझना, आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर करेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड। खुश रहो, पढ़ते रहो और व्यस्त तो बहुत ज़्यादा रहो। ठीक है?